मैं इख्तियार वली साहब सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि आपने जो बात की उसके हवाले से कि जब साइफर निकाल लिया, परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, 1 करोड़ घर नहीं, फिर उसके बाद नौकरियां नहीं, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, तो फिर इलेक्शन करवा देने थे ना। हुकूमत या इसका ताज अपने सर पे रखने का क्या शौक था? उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बहुत नीचे आ चुकी थी, और मेरे ख्याल से कि उस वक्त अपोजिशन जो थी, अगर जो भी जमात थी, नून लीग थी या जो भी उनके साथ उनके इत्तेहादी थे, इलेक्शन होते तो वो बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतते। तो फिर ये क्या मैकेनिज्म था कि आप लोग इक़्तिदार में आ गए, पीडीएम बना ली, और उसको परफॉर्मेंस आप इलेक्शन के बाद देखते ना, फरवरी तक आप इलेक्शन लेके फिर। आसिम भाई, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है, दुरुस्त है, लेकिन सारे फैसले हम खुद नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी वर नॉट द सोल प्रोप्राइटर, वी वर नॉट द इंडिविजुअल। हमारे पास जो थे तो उसमें मौलाना साहब भी पार्टनर थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स 13 जमातें थी आपके साथ, अवामी नेशनल पार्टी भी थी, 13 थी, 12 थी, जितनी थी, लेकिन उसमें हर इत्तेहादी जो था तो उसकी बात सुनी भी जाती थी और उसको वैल्यू भी दी जाती थी। हालांकि मेरी पार्टी, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज ने और इवन शहबाज शरीफ ने भी ये बात कह दी थी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमारे दो बड़े इत्तेहादियों ने उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी कि नहीं, अब हमने इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करना है और हमने आगे चलना है, अपना टेनोर जो है तो 5 साल का वो हमें पूरा करना चाहिए, जिसका हमें पता था कि इसमें पॉलिटिकल स्टेक्स अगर दाव पर लगेंगे तो वो पीएमएलएन के लगेंगे। बट वी नो एंड दिस इज वेरी मच क्लियर कि इनकी गलाजत का टोकरा जो है वो सबसे ज्यादा हमने अपने सर लिया है, इनके किए हुए गुनाह हमने अपने सर पे लिए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सुरखरू वहां हो गए कि आज आपकी जो ये वावेला करते थे ना कि आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 36-38 पे पहुंच गया है, which was the highest rate of the history, 38 आज वो 3.6 पे आ गया है। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेकिन इख्तियार वली साहब, इसको मैं माजरत के साथ थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा। ये गुर्बत की सतह में या महंगाई की सतह में कमी नहीं हुई, इसकी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। ये वजाहत दे दूं, लोग जो समझ रहे हैं उनको ये ऐलानात, एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमने गुर्बत में कमी कर दी है, महंगाई में कमी कर दी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, आपकी मईशत का पहिया चल पड़े, तो स्पर ऑफ द मोमेंट जो है, अगर महंगा हो जाए तो भी जल्दी महंगाई नहीं आती, लेकिन अगर ये सस्ता भी हो जाए और आपकी इकोनॉमी बेटर भी हो जाए तो इसके समरात मिलने में आपको टाइम लगता है। मैंने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, आपका ही डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक आप देखें, सिवाय चंद चीजों के उसमें जो मामूली कमी हुई है, बाकी तमाम चीजें उतना महंगी है। देखिए, लोगों को बुनियादी तौर पर जिन चीजों से वास्ता पड़ता है और जिनसे सरोकार होता है, या वो महंगाई या अरजानी का वो तायुन करते हैं, वो बुनियादी चीज यूनिट जो है वो रोटी है, वो दाल का निर्ख है, वो टमाटर का निर्ख है, वो आलू प्याज का निर्ख है, लेकिन बिजली जो निचोड़ रही है, तो बिजली गैस ये निचोड़ के रख दे आपको, तो फिर क्या रह जाता है आपके पास? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें कि अगला बजट जब आएगा जून का, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और मैं उसका इंतजार भी कर रहा हूँ कि अल्लाह करेगा कि नेक्स्ट बजट जब आएगा, आप चीजों में, मैंने जो चीजें गिनवाई हैं, आपको इसमें एक ऑब्वियस चेंज मिलेगी। हम उस तरफ चल पड़े हैं जो हमारी सही डायरेक्शन थी। ये लोग तो हमें 4.25 साल हमने जाना इस तरफ था, ये हमें इस तरफ लेके गए। अल्लाह इनका भला करे, ये ऐसे लोग हैं। सिचुएशन इस वक्त ये है कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं, फिर रोज कोई इंकशाफात हो रहे हैं, और लोगों को जोड़ने का फरीजा जो है वो फासिल वाडा साहब को दिया गया है, और मुस्तकिल मुलाकातें कर रहे हैं। आज 9-0 पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो उनके हवाले से बात की, ये बड़ी दिलचस्प है। कैसे देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच राना साहब। देखिए, सबसे पहले I would love to respond over the civil नाफरमानी और civil disobedience। जी। सिविल नाफरमानी की तहरीक वो लोग चला सकते हैं जिनके पब्लिक में रूट्स मौजूद हों, जिनकी अवामी तहरीक पहले से चल चुकी हो। मेरे ख्याल में पीटीआई की तहरीकों में जितना दमखम था वो 24 नवंबर की फाइनल कॉल से निकल चुका है। हमने भी देखा, आपने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, इंटरनेशनल दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा
कि इनके पास पंजाब से कोई बंदा नहीं आया, इनके पास सिंध से कोई बंदा नहीं आया, कोई कश्मीर से नहीं आया, बलूचिस्तान से नोबडी, कोई नहीं आया। ले दे के उनके पास बचती है एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसके कंधे इतने नातवा हैं कि उस पर आप कितना बोझ डालेंगे। इस वक्त कल मैं सुन रहा था अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि हम सुल्तान महमूद गजनवी की तरह 17 हमले पूरे करेंगे। बार बार मैं तो ये बात पहले ये बात कर चुका हूं कि इनकी फाइनल कॉल के बाद कोई 100 के करीब इनकी सेमीफाइनल होनी है। और इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, तो अली अमीन खुद इस वक्त सोमनाथ बना हुआ है और बुशरा बीबी जो है वो, अब तलवार उनके हाथ में गजनवी की है या जिसकी भी है, वो उसका गला काटने के लिए उधर बैठी हुई है। सरकारी चेक तकसीम कर रही है, वुज़रा की कारकर्दगी वो देख रही है, बावजूद इसके कि वो इस वक्त अदालतों को मतलूब है, वो इस वक्त वांटेड है, मफरूर है। और पीटीआई की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त पूरे सूबे को इलाका गैर बनाया हुआ है, जिसमें मफरूर हुकूमत कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसी पार्टी, ऐसी हुकूमत ये सिविल नाफरमानी की तरफ जा इफ्तिखार वली साहब नहीं जा सकती। इफ्तिखार वली साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कि इस वक्त क़यादतों को सर जोड़ के बैठना है, इस वक्त क़यादतों को एक प्लान के तहत मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, तो आप समझते हैं कि दिल को बड़ा करना जरूरी है हुकूमत वक्त के लिए? देखिए, मैं कुछ बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जब बालिग होते हैं कि उनको हमेशा में, देखिए ये मैं बात सिर्फ आपके सवाल के जवाब में नहीं, बल्कि जो आमिर मुगल साहब मेरे छोटे हैं भाई हैं, इनको भी समझाने के लिए कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के पास और पॉलिटिकल कारकुनों के पास उनका जो टूल होता है, जो उनका हथियार होता है, वो बंदूक नहीं होती, वो पिस्तौल नहीं होता, वो बॉम्ब नहीं होता, वो गोली नहीं होती, वो टेररिस्ट को अपने फोल्ड्स में शामिल करके एहतजाज करना नहीं होता। पॉलिटिकल कारकुनों के पास एक नारा मस्ताना होता है, एक जज्बा होता है, एक हौसला होता है, वो आगे बढ़ते हैं, वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगा कि मेरा लीडर जिंदाबाद, उसका मुखालिफ मुर्दाबाद। आप कहते हैं ना कि आपके बंदों को गोली मारी गई है, मैं फिर आपको कहता हूं, इस तरह बातें मत फैलाएं। आपने पहले सैकड़ों लाशों का ऐलान किया था, फिर आपके चेयरमैन 12 पे आ गए। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये 12 भी प्रूफ करें कि 12 बंदों को पीओएफ की गोली लगी है, किसी G3 की गोली लगी है, किसी पुलिस वाले की वाह फैक्ट्री की बनी हुई गोली लगी है, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। मैं इस कंट्रोवर्सीज में आपको ले जाना नहीं चाहता, और फिर बात अगर निकलेगी ना तो वहां चली जाएगी कि गोली आपके अंदर से क्रॉस फायरिंग हुई है, क्योंकि आपके पास जो एक खातून आई थी, मैं उसको प्यास की डाइन कहता हूं, उसको खून की जरूरत थी और उसने खून पीना था, और बगैर खून के वो रंगीली खून, रंग आलूद वो सड़क जो फिर इमरान रियाज साहब ने पेश की थी, वो अगर ना हो ना तो आपके पास कुछ रहता नहीं है। आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत करनी नहीं है, आपने नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है। अभी तक आप यही कर रहे हैं। आइए मिलकर चलते हैं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर। और कभी मेरे सामने ये फॉरम 47 वाली बातें मत करें। मैं वो पॉलिटिकल कारकुन हूं जिन्होंने आपको देखा है कि आपके लिए आरटीएस बिठा दिया गया था, माजी को मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आरटीएस को बिठाया ना जाता तो आप यकीन करें इमरान खान काउंसलर भी नहीं बन सकता था और मुल्क का वजीर आजम बन गया। आप मुझे बताएं कि हम जब बात करते हैं पैरेलल, यानी कि जो 2018 के बाद हुआ और आज जो हो रहा है, जिसका शिकवा किया जा रहा है, कंपैरिजन क्या करते हैं आप इसका? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कंपैरिजन आप इसका इस तरह कर लेंगे ना, ये अब ये कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने महंगाई मुकाव मार्च किया, बिलावल ने मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, हमने मार्च किया, हम आए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हमने एहतजाज किया था। बताइए, तमाम एहतजाजों का रिकॉर्ड उठाए, कोई बंदा मरा? नहीं मरा। इनके हमेशा एहतजाज में लोग मरते क्यों हैं? इनके हमेशा जलसों में लोग मरते क्यों हैं? वो कहते हैं ना स्टेट पावर इस्तेमाल की जाती है। मैं बताता हूँ, आप सुने। आमिर मुगल साहब, आप तो मुगलिया खानदान के
चश्मो चिराग हैं, जरा सुन ले, हमें भी सुन ले। इख्तियार वली साहब, आप खुदकुशी तो नहीं ना करते, आप ही मारते हैं सारा हम 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 आपकी रियाया में से हैं, सुन ले जरा। नहीं सर, बात सिर्फ ये है कि बात सिर्फ ये है कि डी चौक, पेशावर टोल प्लाजा से लेकर डी चौक तक आसिम रजा भाई, इनके पास 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर की एक मिनट की वीडियो मौजूद है। स्नाइपर जब बैठे होते हैं वो सैकड़ों लोग होते हैं, उनकी एक बंदूक में सैकड़ों गोलियां होती हैं। अगर उसमें से 10 बंदे भी फायरिंग शुरू कर दें तो वो हजारों गोलियां बनती हैं। इनके पास ना गोली चलाने वाली की वीडियो है, ना जिसको गोली लग रही है उसकी वीडियो है। मैंने पहले दिन कह दिया था, इनके मार्च से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कलदम तंजीमें इनके एहतजाजी रैली में शामिल हो चुकी हैं। उसमें से मुराद सईद कुछ लोगों का जत्था जो है वो मुसल्ला भी है, ट्रेन भी है, और इसमें सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वाले भी शामिल हैं जो बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, जिनके पास AK-47, MP4, M16 और क्लाशनकोव जैसी गनें उनके पास शामिल हैं। और इनको अगर सारा कुछ पीसफुल मिल गया, ये आराम से बैठ गए, ये एहतजाज इन्होंने किया, धरना इन्होंने दे दिया, ये चले जाए, इनका मसला हल नहीं होना। इन्होंने हर फसाद के पीछे एक और फसाद करना है ताकि कंटिन्यूटी हो एंड द शो मस्ट गो ऑन। जैसे इनकी हुकूमत 4.25 साल की खत्म हुई, वक्त आया कि इनसे पूछा जाए कि 50 लाख घर किधर है, मदीना की रियासत किधर है, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है, वो इनकलाब कहाँ है, वो जो गोरों ने यहाँ के नौकरियां करनी थी वो लोग कहाँ है। इन्होंने जेब से साइफर निकाल दिया। अब जब इनसे पता चलेगा कि फाइनल कॉल थी, आप तो एहतजाज के लिए आए और ऐसे ही मुंह उठा के वापस चले आए हो, तो ये अब न डी चौक की बात करेंगे, ना ये फाइनल कॉल की बात करेंगे, ना ये एहतजाज की बात करेंगे।